हेलो स्टूडेंट, हमारा जो अगला प्रश्न पत्र है वो जीएस का है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। तो इसकी पीडीएफ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर ले, और यहाँ से मैं इसका पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता, कर का संग्रह करने वाला जो अधिकारी होता था या कर संग्रहकर्ता क्या कहलाता था, ये आपका पूछा गया है। कर संग्रहकर्ता कहलाता था भागदूत। दूध, ठीक है, ये आपका। बाकी ये आपके जो शब्द है ये आपके उसके जो धार्मिक पद है उनसे जुड़े हुए हैं। अक्षावाय जो आपका पद होता था गुप्त काल में, वो राजा का पासे के खेल में सहायक होता था अक्षावाय। भागदूत आपका कर संग्रह करता होता था। अगला, जैन संप्रदाय में दिगंबर मत का प्रतिपादक माना जाता है। जैन संप्रदाय आपका प्रथम जैन संगति में दो आपके विचारधाराओं में बट गया था। एक को हम दिगंबर बोलते हैं, एक को बोलते हैं श्वेतांबर। तो जो आपका जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ था वो महान जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। भद्रबाहु के कहने पर ही आपका जो आपके प्रथम मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने आपका इस सभा का आयोजन कराया था, और भद्रबाहु के साथ वो जैन मुनि बन गए थे। अंत में वो श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दो विचारधाराएं जन्मी। एक आपका दिगंबर है, एक आपका श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब जो किसी भी तरह का वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय का आपका रूढ़िवादी मत है, मतलब जो परंपरागत चीजों को ही चलेगा, और जो श्वेतांबर है उसमें जैन संप्रदाय की जो आधुनिकता है, चीजें हैं, उन्हें भी सम्मिलित कर लेता है। तो कुल मिलाकर के जो दिगंबर मत का प्रतिपादक था वो भद्रबाहु था, और ये जो भद्रबाहु है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में चला गया था, इसलिए दिगंबरों का प्रभाव दक्षिण में ज्यादा रहा जैनियों का। और जो स्थूलभद्र थे उसके नेतृत्व में जो उत्तर भारत में रहे, उत्तर भारत में वो कहलाए श्वेतांबर। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। दो संप्रदायों में पहली जैन संगति में ही विभक्त हो गया था जैन संप्रदाय। यूनानी ग्रंथों में किस मगध शासक को अग्रमीज कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में किस मगध शासक को अग्रमीज? यूनानी ग्रंथों में जो अग्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया है वो मिलता है अंतिम नंद शासक घनानंद के लिए। घनानंद वही शासक जिसे पदच्युत करते, गद्दी से उतार के आपका चाणक्य ने आपके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये वही घनानंद है जिसके समय सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था। मतलब हालांकि इसके राज्य में तो नहीं हुआ, सीमाओं तक ही हुआ। झेलम नदी को उसने पार नहीं करा, उसके बाद वो वापस लौट गया था। तो कुल मिलाकर के घनानंद आपका मगध का अंतिम शासक है। उसके बाद जो मगध है वो आ गया था मौर्यों के अधीन। तो उन्होंने किसको? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की ओर से लड़ा था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की ओर से लड़ा था? बाबर के साथ था शेरशाह सूरी। किस युद्ध में? आपके चंदेरी के युद्ध में। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। मालवा के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध जीत गया था। ये सारे युद्ध जीता, पानीपत भी जीता, खानवा भी जीता, चंदेरी भी जीता, घाघरा भी जीता। तो जो शेरशाह सूरी था वो बाबर की सेना में था इस समय, और एक छोटे से आपके पद पर था, और बाबर की ओर से मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ रहा था। तो इसी समय बाबर ने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो एक दिन क्या मैं इन मुगलों को इस देश से खदेड़ दूंगा, क्योंकि वो उनकी कमियों को बहुत अच्छी तरीके से जान गया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए बाद में शेरशाह सूरी एक बड़ी ताकत बनकर के मुगलों के सामने उभरा, और हुमायूं को निर्वासित करके उसने भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो वो चंदेरी का युद्ध था जिसमें
शेरशाह सूरी बाबर के विरुद्ध लड़ा था, बाबर के ओर से लड़ा था मेदिनी राय के विरुद्ध। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर शब्द का अर्थ होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहा जाता है। आपके 1878 में इसे लाया था लॉर्ड लिटन। इसका उद्देश्य था भारत में समाचार पत्रों के माध्यम से बढ़ रही जन जागरूकता को खत्म करना, क्योंकि बड़े बड़े जो भारत के प्रतिनिधि थे वो अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में एक माहौल पैदा कर रहे थे। तो अंग्रेज चाह रहे थे कि इन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से तहस नहस करने के उद्देश्य से लाया गया था। क्योंकि उस समय भारत में अधिकतर समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषाओं में छपते थे और भारत के लोगों को अधिकतरों को अंग्रेजी आती नहीं थी, 1-8% लोग ही समझ पाते थे, बाकी सारे क्षेत्रीय भाषा को समझते थे। अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में इस अधिनियम के बाद समाचार पत्र नहीं छप सकता था, जिससे अगर कोई छापेगा भी तो अंग्रेजी में छापेगा और उसे स्थानीय लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रबुद्ध विचार है वो जनता तक पहुंचने बंद हो जाएंगे। इसी के उद्देश्य से आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। हालांकि लॉर्ड रिपन के आते ही 2 वर्ष बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा आपका आघात था भारतीय विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में एक माहौल पैदा कर रहा था उसमें। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर आपका मुकदमा चलाया गया। वैसे 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया गया था, क्योंकि 1905 से 1908 तक भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इतना तीव्र हो गया था कि अंग्रेजों का आपका स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो वो चाह रहे थे कि इनके लीडरों को कैसे करके भी आपका इनका दमन किया जाए। तो उन्होंने 1897 में जो चापेकर बंधु ने रैंड और आर्ट्स की हत्या की थी, जो प्लेग कमिश्नर थे पुणे के, तो उस पर मुकदमा बाल गंगाधर तिलक पर यह चलाया कि इन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा में आपके आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके इन आपके ब्राह्मणों को, जो चापेकर बंधु थे चित्पावन ब्राह्मण, उनको उकसाया था, उसके कारण हत्या कर दी गई। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक को मास्टरमाइंड बना करके अंग्रेजों ने अभियुक्त बनाया और उन्हें 8 साल की सजा सुनाई गई। तो उन्हें भेजा गया था मांडले झील। मांडले कहाँ है? म्यांमार में। मांडले उस समय बर्मा कहलाता था, आधुनिक म्यांमार में है। बाकी यरवदा जेल तो पुणे में है, सेलुलर जेल अंडमान में जिसे हम काला पानी बोलते हैं, और अहमदनगर के किले में भी रखा जाता था महाराष्ट्र के कैदियों को अंग्रेजों के समय में। तो इसमें सही आंसर मांडले जेल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, मद्य निषेध बिल्कुल सम्मिलित है। 47 में क्या कहा गया अनुच्छेद में? राज्य पोषाहार की व्यवस्था करेगा और उसके अलावा जो आपके दवाइयां हैं या फिर ऐसे ड्रग्स हैं जो आपके नशे के उसमें काम की लाए जाते हैं या नशीले पदार्थ हैं, उनके जो व्यापार है उन पर रोक लगाएगा। तो ये नीति निदेशक तत्व का है। काम का अधिकार, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 41 में नीति निदेशक तत्व है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी अनुच्छेद जो आपका 39 है उसी का हिस्सा है, उसी का एक खंड है। समान कार्य हेतु समान वेतन, तो ये भी आपका नीति निदेशक तत्व है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसे भारतीय आपके सर्वोच्च न्यायालय ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपके मौलिक अधिकार माना है। ये नीति निदेशक तत्व नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 जो आपके 1 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी का हिस्सा है सूचना का अधिकार, जिसे आप राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई कहते हो। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? राज्य विधान परिषद का गठन यहां पर इसके आपका कैसे बनेगा और कौन बनाएगा, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद क्योंकि एक वैकल्पिक सदन है, राज्य चाहे तो बना सकता है, ना चाहे तो ना बनाए, क्योंकि विधानसभा तो अनिवार्य है। राज्य बनते ही राज्य का विधानमंडल बनेगा और उसका एक सदन विधानसभा अनिवार्य है। विधान परिषद वैकल्पिक है, बहुत सारे राज्यों में है और
कुछ राज्यों में है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसे बनाने के लिए नियम यह है कि जिस राज्य में ये गठित होनी है उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से यह आपका आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि हमें विधान परिषद चाहिए और इसे संसद में भेजा जाएगा। संसद साधारण बहुमत से अगर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद गठित हो जाएगी, जिसमें सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये नियम है। बाकी ये आपका इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। और कौन इसका निर्वाचक मंडल होगा, ये आपके दूसरे अनुच्छेद में है, जिसमें केवल गठन की बात है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब लोकतंत्र में जो आपका सत्ता है उसके कई केंद्र बनाने की जो आपकी पहली सिफारिश करी थी वो करी थी बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में भारत में आपके स्थानीय स्वशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पहली समिति बनाई गई थी। 1957 के अंत तक इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 1959 में 2 अक्टूबर के दिन आपके इस समिति की सिफारिशों पर आपके राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। वही पंचायती राज जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, क्योंकि शुरुआत में केवल हमारे यहाँ सत्ता के 2 ही केंद्र थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर सरकारें नहीं थी। तो लोकतंत्र में कई सत्ता के केंद्र स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए, कई केंद्र बनाने के लिए आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बार सिफारिश की थी और उसी के आधार पर भारत में पंचायती राज आपका शुरू किया गया। बाद में फिर पंचायती राज अधिनियम पर ये अन्य समितियां भी बनी। इसमें गाडगिल नहीं है, गाडगिल भारत में आपका जो योजना आयोग है उससे जुड़ी हुई है, आर्थिक जो विकास है भारत की योजना है उससे। बाकी अशोक मेहता भी इसी से संबंधित है, BN राव समिति भी इसी से संबंधित है, LM सिंघवी समिति भी इससे संबंधित है। BN राव नहीं, LM सिंघवी समिति, ये नहीं है गाडगिल, ये आपके भारत की जो योजना है या भारत का नियोजन है उससे जुड़ी है। बाकी ये है और आपका ये दोनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC का जो अध्यक्ष होता है वो अधिकतम 65 वर्ष या 6 साल का कार्यकाल या अधिकतम 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त कर ले वहां तक पद पर बना रह सकता है। बाकी जो UPSC के अन्य सदस्य होते हैं उनकी आयु 62 वर्ष होती है। ये संवैधानिक संस्था है, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व में वनों में सर्वाधिक फैलाव या शब्दार्थिक विस्तार जो है वो है उष्णकटिबंधीय वनों का, यानी कि जो वन कर्क और मकर रेखा के बीच इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन्हीं का विस्तार सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े वन भी यही हैं। इसमें आपका अमेजोन बेसिन, कोंगो जायरे बेसिन, सुमात्रा, बोर्नियो बेसिन सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भारत का अधिकतर वन क्षेत्र इसी के अंतर्गत है, उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत। संसार में सबसे ज्यादा जो वन प्रतिशत है वो उष्णकटिबंधीय वन प्रतिशत है। उष्णकटिबंध मतलब इसके बीच पाया जाना, जो आपका जलवायु वितरण है उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की 2 बहुत बड़ी माइनें हैं जो आपके सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। सोना उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है कालगुरली और कूलगार्डी। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बहुत बड़ी माइंस हैं जो आपके सोना उत्पादन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सरगेसो सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? सरगेसो सागर जो आपका मध्य अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में जो आपका बर्मुडा ट्रायंगल है इससे ठीक उत्तर पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर सरगेसो नामक जड़ विहीन घासें समुद्र में पाई जाती हैं। बहुत बड़े क्षेत्र पर समुद्र में यही घासें आपके जाल की तरह फैली होती हैं, तो उन्हीं के नाम से अटलांटिक महासागर के इस हिस्से को सरगेसो सागर कहा जाता है, जो आपका अमेरिका के पूर्व की ओर आपके अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर की ओर, मध्य उत्तर जो बीच का हिस्सा है उसके ठीक बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक उत्तर पूर्व में आपकी ये
घास का जो बड़ा क्षेत्र है, ये जड़ विहीन समुद्री घासें हैं, बड़े क्षेत्र में यही पाई जाती हैं, उनके कारण ही इनको सरगैसो सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों में अचानक वृद्धि करने वाली मोह असंबद्धता पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? पृथ्वी की देखो 3 परतें हैं। अगर हम पृथ्वी को अंदर की तरफ काटें तो आपको पता चलेगा कि 40 किलोमीटर तक पहली जो परत है वो हमारी भू प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपका 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, और यहां से लेकर के केंद्र तक क्या है? क्रोड या कोर। तो इसमें जो मोह असंबद्धता है, मोह डिसकंटिन्यूटी, आपका ये क्षेत्र बहुत ही नाजुक क्षेत्र है जो दुर्बल मंडल के नीचे पाया जाता है। ठीक इसके नीचे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी परत पाई जाती है जो दुर्बल मंडल के नाम से जानी जाती है। उसी के निचली वाले हिस्से को कहा जाता है मोह असंबद्धता। क्या बोलते हैं? मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी। ये आपका भूकंपीय तरंगों में एकदम तीव्रता ला देती है। तो ये आपका मूल रूप से है मेंटल के अंतर्गत। मेंटल, इसको स्याल बोलते हैं, इसको सीमा बोलते हैं, इसको नीफे, इसे सीमा भी बोलते हैं, इसको सियाल बोलते हैं, इसको नीफे। इनमें पाए जाने वाले जो आपके खनिज हैं उनके आधार पर इनका नाम है मेंटल या सीमा में पाई जाती है मोह असंबद्धता। एक और असंबद्धता है, उसे बोलते हैं गुंटेनबर्ग असंबद्धता, गुंटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वो आपके क्रोड में पाई जाती है, मोह आपका मेंटल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल के अंदर मैग्मा के लंबवत जमाव से निर्मित आकृति क्या कहलाती है? जैसे ये हमारा धरातल है, इसके नीचे यदि आपका मैग्मा जमा हो जाता है, जैसे ये आपका ज्वालामुखी उद्गार है, इसकी जो आपका ग्रीवा है जहां से ये ज्वालामुखी निकल रहा था, इस पे आपका मान लो, इस पे आपका ऐसे ये ब्लॉक हो जाए तो अंदर ये चट्टानें क्या होती हैं? ज्वालामुखी के जो मैग्मा की चट्टानें होती हैं अंदर ही अंदर जमनी शुरू हो जाती हैं। कहीं पर किसी आकृति में जमी होती हैं, कहीं पर किसी आकृति में जमी होती हैं, ठीक है। कहीं पर ऐसी तिरछी आकृतियां हैं, कहीं पर ऐसी सीधी आकृतियां हैं, कैसी कहीं पर ऐसी गुंबदाकार आकृतियां हैं। तो अलग अलग उसमें ये जमे रहती हैं। तो जो आपके सीधी खड़ी आकृति होगी ये तो कहलाएगी डाइक, यानी कि लंबवत आकृति क्या कहलाती है? डाइक। जो तिरछी खड़ी ऐसे बिछी हुई आकृति है ये कहलाती है सिल। क्या कहलाती है? सिल। जो ऊपर की ओर ये गुंबद होते हैं इनको बोलते हैं लैकोलिथ, लैकोलिथ। और जो ज्यादा गहराई में जो गुंबदीय जमाव होता है इसको बोलते हैं बैकोलिथ। जब हम ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं तो भूगर्भीय चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपके अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो खड़ी जो चट्टान होती हैं ये लावा मैग्मा के जमाव से, मतलब भूगर्भ के अंदर मैग्मा कहलाता है, जब बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी तो लावा कहलाता है। तो बाहर निकला नहीं है, अंदर ही जमा हो गया है। तो जो लंबवत यानी कि खड़ी चट्टानें बन गई हैं उनको कहा जाएगा डाइक। जो तिरछी हैं सिल। लैकोलिथ, बैकोलिथ ये सब गुंबदाकार होती हैं, ये गहराई के आधार पर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, सेवरॉय की पहाड़ियां कहां स्थित है? सेवरॉय, सेवरॉय की पहाड़ियां आपका तमिलनाडु में स्थित है। जो भारत में इधर से पश्चिमी घाट आता है, इधर से पूर्वी घाट आता है। तो ये आपका जो सेवरॉय की पहाड़ियां ये पूर्वी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर नहीं, पूर्वी घाट पर। नीलगिरी में मिलने से पहले आपके तमिलनाडु में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं सेवरॉय की पहाड़ियां। तमिलनाडु का प्रमुख आपका जो पर्यटक स्थल है आर्काड, वो इसी में स्थित है, इसमें जो आपका सेवरॉय की पहाड़ियां हैं इनमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ प्राचीन नाम दिए हैं और आधुनिक नाम। श्याम, थाईलैंड, बिल्कुल सही है, थाईलैंड का ही प्राचीन नाम श्याम था। फार्मोसा ताइवान का नाम है, बिल्कुल सही है। आपका अबिसिनिया सोमालिया, अबिसिनिया सोमालिया को नहीं कहा जाता था बल्कि आजकल अबिसिनिया को कहा जाता है इथोपिया। अफ्रीका का इथोपिया प्राचीन काल में अबिसिनिया कहलाता था। और हरारे को बोलते थे सैलिसबरी, ये भी सही है।
तो इसका सही आंसर होगा सी, अबिसिनिया। इथोपिया को कहा जाता था, ना कि सोमालिया को, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सांता आना नामक स्थानीय पवने संबंधित है। सांता आना नामक स्थानीय पवने आपके जो चलती हैं वो है आपके अमेरिका में। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में चलने वाली गर्म और सूखी हवाएं, जैसे भारत में लू है, सेम ऐसी हवाएं हैं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में ग्रीष्म काल में चलती हैं और पूरे क्षेत्र में आपका सूखापन ला देती हैं, जिससे इस क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं, धूल धक्कड़, आंधी भरी आपकी बहुत तीव्र जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं सांता आना। तो ये आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की क्या है, गर्म और शुष्क, गर्म भी है और सूखी भी है। जैसे हमारे यहां लू चलती है उत्तर के विशाल मैदान में भारत में, वैसी पवने हैं आपके सांता आना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप जो भारत के अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह है उनको कहा जाता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकॉय। कौन सा है, मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप यही है मिनिकॉय, इसका सबसे दक्षिणतम द्वीप भी है। इसके बाद फिर आपका जो मालद्वीप है वो शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। भारत में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। रिवर राफ्टिंग होती तो सभी नदियों में है जो पहाड़ से नीचे की ओर तीव्र फ्लो में उतरती हैं, उनमें सभी में रिवर राफ्टिंग की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नदी है भारत में रिवर राफ्टिंग की वो है रंगित नदी। ये रंगित नदी आपका सिक्किम से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये दुनिया भर के रिवर राफ्टरों के लिए सपना है इसमें रिवर राफ्टिंग करना, क्योंकि इसकी जो तेज धार है उस पर रिवर राफ्टिंग करने का रोमांच ही अलग है। इसलिए दुनिया भर के जो आपके रिवर राफ्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो रंगित नदी में रिवर राफ्ट करने के लिए पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है ये। पशु में होने वाला खुरपका रोग का कारक है। पशु में खुरपका रोग, जिसे हमारे आम भाषा में या पहाड़ में खुरान कहा जाता है, जिसमें पशु के खुर के नीचे बीच वाले हिस्से में आपका जो स्किन होती है वो गल जाती है और वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो जो खुरपका रोग होता है या खुरान जिसे बोलते हैं, इसमें कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है। हाल में भी आया था लंपी वायरस से कुछ पहले। तो खुरपका रोग आपका मुख्य रूप से होता है विषाणु के कारण। ये एक वायरस जनित रोग है जो पशु में बहुत तेजी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एथेनॉल व बायोडीजल निर्माण करने को किस नाम से जाना जाता है। भारत में एथेनॉल और बायोडीजल के निर्माण करने के लिए जो आपका क्रांति स्टार्ट की गई है उसे कहा जाता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का मतलब आपका भारत में आपका जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उसके निर्माण से जुड़ी हुई है कृष्ण क्रांति। तेल जो इथेनॉल और बायोडीजल दोनों ही किससे, जैविक पदार्थों से। ये एक जैविक ईंधन है जिसका आपका जो निर्माण है वो आपके खाद्य पदार्थों के अवशिष्टों से, गन्ने की खोई से या आपके जेट्रोफा जैसे के बीजों से, उससे जो तेल निकाला जाता है उससे बनाया जाता है। भारत में आपका जो पेट्रोलियम है उसके भंडार सीमित हैं, 1/3 आपके जो आपूर्ति है वो कर पाते हैं। इस वजह से भारत लगातार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए लगातार ये जो तेल है, ईंधन तेल, इनमें आत्मनिर्भर बनने के लिए इथेनॉल और बायोडीजल के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। रेल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत में है पेराम्बदूर में। पेराम्बदूर कहाँ है, चेन्नई के निकट, चेन्नई तमिलनाडु के निकट है पेराम्बदूर। भारत की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहां पर लगाई गई थी। कपूरथला में भी कोच फैक्ट्री है और रायबरेली में भी कोच फैक्ट्री है, लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपका पेराम्बदूर में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड भारत में आपके विमान बनाने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना आपके अंग्रेजों के समय ही हो गई थी 1940 में, जिसका मुख्यालय है बंगलुरु में। जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। 1940 में इसे आपका स्थापित किया गया था। भारत में एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज और लड़ाकू विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी यही है। अब तो निजी क्षेत्र में भी
धीरे धीरे भारत सरकार जो आपका रक्षा क्षेत्र है इसमें आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारी कंपनियां निर्मित कर रहा है। कौन सी एक महिला बैडमिंटन ट्रॉफी है? महिला बैडमिंटन ट्रॉफी। बैडमिंटन में उबेर कप आपका महिला ट्रॉफी है, केवल महिला खेलती है उबेर कप। थॉमस कप केवल पुरुष है। बैडमिंटन में थॉमस कप केवल पुरुषों का है, उबेर कप आपका महिला। सुधीर कप मिश्रित है, महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। और वियंतरा कप है जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता भारत की। तो इसमें से उबेर कप सही आंसर है। ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।